हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव की परिभाषा, उनके प्रकार, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हानिकारक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म जीव की परिभाषा के बारे में कि सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे छोटे जीव जिनको हम बिना यंत्र की सहायता के आंखों द्वारा नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे छोटे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात जिनको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होगी, तो ऐसे जीव कहलाएंगे सूक्ष्म जीव। उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करें तो वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी जल्दी सड़ने लगती है। वर्षा ऋतु में हम देखते हैं ब्रेड या रोटी जल्दी सड़ने लगती है। इस स्थिति में ब्रेड या रोटी की सतह पर सफेद काले धब्बे बन जाते हैं। वर्षा ऋतु में जब ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो ब्रेड या रोटी की सतह पर सफेद काले धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों को देखने के लिए आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, यानी इन धब्बों को हम स्पष्ट देखने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। आवर्धक का मतलब होता है बड़ा करके दिखाने वाला। आवर्धक का मतलब क्या होता है? बड़ा करके दिखाने वाला। इन धब्बों को जब हम देखते हैं तो ये सूक्ष्म गोल संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सफेद काले धब्बे सूक्ष्म गोल संरचना से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सूक्ष्म गोल संरचनाएं हैं ये क्या है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। उसमें क्या करेंगे, तालाब या पोखर से पानी की एक बूंद लेते हैं। तालाब या पोखर से एक पानी की बूंद लेते हैं और इस पानी की बूंद को हम रखते हैं स्लाइड पे। स्लाइड पे रखने के बाद में जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से जब हम देखते हैं तो इस स्लाइड पर छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। इस स्लाइड पर छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे जीवों को नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ी और ये जीव कैसे थे? छोटे छोटे थे, इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं।
यहां तक बात हुई सूक्ष्म जीव की परिभाषा और उनकी संरचना, यानी वो कैसे दिखते हैं। अब बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकारों की या वर्गीकरण की, यानी सूक्ष्म जीव को कितने प्रकारों से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लिखेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार, या हम वर्गीकरण भी लिख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा शैवाल, तीसरा कवक और चौथा है जीवाणु। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रकार हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु। सूक्ष्म जीवों के इन चारों प्रकारों के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इनके उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे प्रोटोजोआ में मुख्यतः अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ और पैरामीशियम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमीबा प्रोटोजोआ का चित्र है और ये पैरामीशियम का। दूसरा है शैवाल, तो शैवाल के उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ये स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये क्लेमाइडोमोनास है, और अब जो दिख रहा है यह है स्पाइरोगायरा का चित्र। तीसरे हैं कवक, तो कवक के उदाहरण है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राइजोपस है, यह है पेनिसिलियम और यह है एस्परजिलस। चौथे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, उनके उदाहरण हैं स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु, जिनके डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्पाइरल जीवाणु है और ये छड़नुमा जीवाणु है। अब हम इन चारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। नंबर 1 करके लिखेंगे प्रोटोजोआ। क्या होते हैं प्रोटोजोआ? एक कोशिकीय जीवों का संघ होता है, यानी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीवों का संघ होता है। प्रोटोजोआ की जो कोशिका होती है यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य से हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कोशिका द्रव्य में पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाचन के लिए क्या पाई जाती है? खाद्य रिक्तिका। और इसी कोशिका द्रव्य में तरल अपशिष्ट जो होते हैं उनका उत्सर्ग या उत्सर्जन करने के लिए, तरल अपशिष्टों का उत्सर्जन करने के लिए
संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। देखिए, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीवों का एक संघ है। प्रोटोजोआ की कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका पाई जाती है और कोशिका द्रव्य में पाचन के दौरान जो तरल अपशिष्ट बनते हैं उनके उत्सर्ग के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। प्रोटोजोआ से मनुष्य में कुछ रोग होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो एक तो होता है अतिसार और एक होता है मलेरिया। मुख्यतः ये रोग प्रोटोजोआ के द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं। दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं शैवाल। दूसरे जीव हैं शैवाल। शैवाल की अगर अपन बात करें तो ये सरल जीव होते हैं और अधिकतर शैवाल जो होते हैं, अधिकतर शैवाल पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अधिकतर शैवाल पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें हो रही है, तो ये शैवाल जो हैं कैसे जीव हो गए? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादप भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादप भी स्वपोषी कहलाते हैं। और अधिकतर शैवाल भी पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए शैवाल भी कैसे जीव हो गए? स्वपोषी, यानी भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तीसरे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो है कवक। पहला हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, दूसरा हमने पढ़ा शैवाल। अब तीसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा जो सूक्ष्म जीव का प्रकार है वो है कवक। तीसरा सूक्ष्म जीव का प्रकार कौन सा है? कवक। सामान्य भाषा में हम इसे फफूंद कहते हैं। सामान्य भाषा में फफूंद जो होती है, फफूंद इसे कहते हैं। कवक का जो भोजन होता है क्या होता है? अर्थात कवक अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल में जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायुमंडल में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो उस अपघटन से कवक अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कवक हमारे वायुमंडल के लिए अपमार्जक का कार्य करते हैं। अपमार्जक का कार्य करते हैं। कैसे? कि हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होंगे तो उनको ये जो कवक होंगे उन पर उत्पन्न होकर
उनका अपघटन करेंगे। अपघटन के दौरान इनको भोजन मिलेगा और जो सड़ी गली गंदगी है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका अपघटन के दौरान क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार कवक हमारे वायुमंडल में अपमार्जक का कार्य करते हैं। कवक की वृद्धि की अगर अपन बात करें तो कवक की जो वृद्धि होती है आर्द्र परिस्थिति या मंद प्रकाश, कवक की वृद्धि के लिए दो स्थितियां हैं, या तो आर्द्र परिस्थिति हो, वातावरण में नमी हो, या फिर मंद प्रकाश हो, तो वहां पर कवक अधिक वृद्धि करेंगे। चौथे प्रकार का सूक्ष्म जीव आता है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु की कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखो यहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम आए हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख सकते हैं। बात कर रहे हैं जीवाणु की, तो जीवाणु की जो कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनकी आकृति की बात करें तो जीवाणु की आकृति गोल होती है। अधिकतर जीवाणुओं की आकृति होती है गोल। 1 ग्राम अगर मिट्टी की हम बात करें, 1 ग्राम मिट्टी में अगर जीवाणुओं की संख्या की बात करें तो 1 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं। और 1 मिलीलीटर जल की अगर हम बात करें तो 10 लाख तक जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। जीवाणुओं से मनुष्य में कुछ रोग होते हैं, जिनमें टाइफाइड और क्षय रोग, जिसको हम कहते हैं टीबी, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों के चारों प्रकार कंप्लीट होते हैं।